हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस और आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी दोनों के अभ्यर्थी यहां पर आज इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। रीज़न यहाँ पर यह है कि आप सभी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी करने वाले होंगे, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ होगा, जो 2024 का यूपीपीएससी एग्ज़ाम टारगेट करने जा रहे हैं, या आरओ का एग्ज़ाम जो इस साल यहाँ पे टारगेटेड होगा 2023 या 2024 में, वो भी यहाँ पे होने के चांसेस हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही अभ्यर्थी आप अपना जो टाइम टेबल बना रहे होंगे या बना लिया होगा या बनाने जा रहे होंगे, उससे संदर्भित मैं कुछ विशेष बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा करूंगा, ताकि आप टाइम टेबल बनाने में जो गलतियां करते हैं, जो रेगुलर फॉलो नहीं होता है, जो आप अननेसेसरी चीजें अपनी टाइम टेबल में डाल देते हैं, ठीक है, और टाइम टेबल का बेनिफिट क्या है, इसे क्यों यहाँ पे फॉलो करना चाहिए, उन सभी पहलुओं को लेकर मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ। इन सभी बातों को आप नोट भी कर लीजिएगा साथ साथ, क्योंकि जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो हो सकता है वो उस समय आपको इस वीडियो में सही कही गई सारी बातें याद नहीं होंगी, लेकिन इसमें जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगर आप अपने उस पॉइंट्स को यहां पर नोट करके रख लेंगे तो जब भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे होंगे तो उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाइएगा। इससे आपका टाइम टेबल जो होगा वो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आज मैं यहां पर 3 पहलुओं पर डिस्कस करूंगा। पहला, टाइम टेबल को रेगुलर कैसे फॉलो करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो बच्चे यहाँ पर रेगुलर नहीं रह पाते अपने टाइम टेबल को लेकर। दूसरा, टाइम टेबल से पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और तीसरा, यहाँ पर अपने टाइम टेबल में क्या करें और क्या ना करें, यानी कि डू एंड डोंट। तो एक एक करके इन तीनों ही बिंदुओं पर मैं आपको बातें बताता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने पहले पॉइंट में कि किसी भी टाइम टेबल को रेगुलर कैसे फॉलो करें। देखा जाए तो आपके लिए 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, जितना भी टाइम है, वहां पर हम कहते हैं कि हम अपना टाइम टेबल उसी टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, बना भी लेते हैं, सब कुछ सही भी है, फिर भी आप उस टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं? तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, इनको नोट करिए। तुरंत यहां पर पेन और पेपर लीजिए और इन्हें नोट करिए, क्योंकि यहां पर आप अपना टाइम टेबल बनाकर अगर फॉलो नहीं कर पाए तो फिर आपको सक्सेस होने के चांसेस लिमिटेड हैं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने टाइम टेबल को हमेशा एक रियलिस्टिक गोल्स में सेट करें। कहने का मतलब ऐसे लक्ष्य, ऐसी चीजें, ऐसे पॉइंट, ऐसे कह सकते हैं कि उसमें कैटेगराइज करें चीजों को कि आप जिसे फॉलो कर पाएं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे गोल्स रख देने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपना टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाएं। रियलिस्टिक कैसे बनाएं? लाइक देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। लाइक आप एक बार में कितनी देर पढ़ सकते हैं। लोग होता है कि आपने अचानक, जिसको पढ़ने का तरीका हो सकता है किसी का 1-1.5 घंटे का है, किसी का 20-25 मिनट का है, किसी का यहाँ पर 2-3 घंटे का है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, आप लगातार जब पढ़ने बैठते हैं तो वहाँ पर किसी का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो अलग अलग है। तो आप यहाँ पर अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ें पढ़ने बैठे हैं कितनी देर तक फोकस होकर पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अपने रियलिस्टिक गोल्स में पहली चीज यहां पे शामिल करिए, सभी लोग नोट करिए कि कितनी देर आप लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं, उतना ही पढ़ना है। 1 घंटा पढ़ पाते हो, 1 घंटा बैठो, जैसे ही आपका ध्यान भंग होना चालू हुआ, 1 घंटे बाद उठ जाओ, थोड़ा बहुत टहल के आओ, कुछ खा पी के आओ, म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो और वापस से आके फिर से बैठना है। तो यहाँ पर 1 घंटा पढ़ पाते हो तो 1 ही घंटा पढ़ना है। उस बच्चे को यहाँ पे 4 घंटे का सीधे टारगेट सेट नहीं कर देना है एक बार में। तो सबसे जरूरी पहलू, पहला यहाँ पर पहलू पे काम करना है। अपना टाइम टेबल बनाते वक्त इस चीज का ध्यान रखें कि आप कितनी देर तक पढ़ पाते हैं। दूसरी चीज, इससे आपको देखिए फॉलो करने में, इससे आपको अपना टाइम टेबल रेगुलर आप बना के रख पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। दूसरा देखिए, जब भी आप कोई चीज पढ़ने बैठते हैं तो वहां पर आपको अपने टाइम टेबल में कोई भी सब्जेक्ट को अचीव करने के संदर्भ से आपको एक टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे पर डे कितना पढ़ना है। पर डे यहाँ पर आप एक बुक को ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एक बुक उठाई है, उस बुक में मैंने कहा कि चलिए मेरे पास 400 पेजेस हैं। अब उस 400 पेजेस को मुझे 100 दिन में खत्म करना है, या फिर मैंने कहा चलो मैं 1 महीने में खत्म करना है। अब 1 महीने में अगर मुझे 400 पेज की बुक खत्म करनी है तो उसको डिवाइड करिए कि मुझे पर डे कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पर डे अगर मान लीजिए वहां पर आपको 40 पेज निकल के आता है, 50 पेज निकल के आता है, 20 पेज निकल के आता है, 15 पेज निकल के आते हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर डे कितने पेजेस पढ़ने। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है। जब आपको टारगेट सेट रहते हैं कि लाइक मुझे यहां पर इतना पढ़ना है आज, ठीक है, आप बिना टारगेट के, बिना किसी गोल्स के जाके बैठ जाओगे पढ़ने ना, तो वहां पर आपको चीजों को, ना तो आप कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा रहता है, ना ही वहां पर आप कितनी देर पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो भी नहीं होता।
लेकिन आप पहले से सोच कर बैठने वाले हैं कि नहीं मुझे 10 पेज आज खत्म करने हैं, तो वहां पे जब आप बैठोगे तो तब तक यहाँ पे क्या है कि लगातार कॉन्सेंट्रेट होकर आप 10 पेज खत्म करोगे, और जैसे ही 10 पेज यहाँ पे खत्म होगा आप वापस से ब्रेक पे चले जाओ, वापस से उसको फिर दोबारा बैठना है, फिर से 20 पेज खत्म करना है, फिर 10 पेज, फिर 10 पेज, और इस तरीके से लेकर चलना है। छोटे छोटे गोल बनाइए और यहाँ पे रियलिस्टिक होने चाहिए कि आप कितना खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100 पेजेस का बना लिया एक ही दिन में, इतना भी नहीं पढ़ना। तो ये दोनों ही चीज एक दूसरे से जुड़ी हैं, कितनी देर पढ़ पाते हो और कितने पेजेस पढ़ पाओगे, इनके साथ कंसंट्रेशन बना के अपना टाइम से टेबल यहाँ पर अपना सेट करना है, जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के लिहाज से। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आसानी से आप उस चीज को डेली बेसिस कर सकते हैं, या ना कि ऐसा कि आपने इतना बड़ा टारगेट रख दिया कि 4-6 दिन तो आपने बड़े मेहनत जतन से पढ़ तो लिए, लेकिन उसके बाद उसे फॉलो अप नहीं हो पा रहा, और वहीं पर क्या होता है कि आप उसे छोड़ देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम करना है, कितनी देर आप पढ़ सकते हो और कितने पेजेस पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर अपने पूरे टाइम टेबल को सेट करते समय उसे क्या करना है, एक सब्जेक्ट का एक टारगेट सेट किया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट का टारगेट मैंने कहा कि 1 महीने मुझे पढ़ना है, 1 महीने चलिए मैंने टारगेट रख दिया कि चलिए पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस टेक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है 1 महीने में खत्म करना है। अब यहाँ पे देखिए कि उसमें कितने चैप्टर हैं। मान लीजिए मैंने साइंस टेक में निकाल लिया, साइंस टेक में 12 चैप्टर हैं। अब 12 चैप्टर हैं मेरे पास, यहाँ पे देखा जाए 30 दिन है या 4 हफ्ते हैं। अब 4 हफ्ते में अगर 12 चैप्टर खत्म करने हैं तो मुझे मेरा हिसाब क्या होना चाहिए कि हर वीक में कम से कम यहाँ पे 3 चैप्टर मुझे खत्म करने, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट को फिर यहाँ पे टॉपिक्स में डिवाइड किया, ठीक है, उसको चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर वाइज को फिर मैंने वीक वाइज डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से क्या करना है कि अपने सिलेबस को यहाँ पर टॉपिक और सब टॉपिक में अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, छोटे छोटे गोल, और छोटे छोटे गोल्स को आप अचीव करना आसान होता है बजाय एक बड़े गोल को देखना। तो आपका अगर डेली बेसिस का यहाँ पे फिक्स है, वीकली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मुझे इस वीक यहाँ पढ़ के खत्म करना है, अगले वीक का ये है, अगले वीक का ये है, और अगले वीक का ये, तो टारगेट वीक यहाँ पे अगर स्टडी करोगे तो उससे भी हमेशा फायदा रहता है, आप आसानी से कोई भी चीज़ फिनिश कर सकते हो। आप यहाँ पे ये बैठ के रखोगे कि 1 महीने में खत्म करना है मुझे, तो एक प्रवृत्ति ह्यूमन बीइंग की आती है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, वो वाली प्रवृत्ति अगर आपको छोड़नी है, फॉलोमेंट बनाए रखना है, तो वहां पर आप उस अपने दिमाग को, अपने पढ़ने की स्थिति को आप डेली बेसिस या वीकली बेसिस सेट कर दो। तो वहां पर आपको वो टारगेट उसी वीक मुझे खत्म करना है, क्योंकि अगले वीक का टारगेट मेरे पास फिर से बना हुआ है। तो ये चीज आपको करना है। और हमेशा जो मेन पॉइंट है, रियलिस्टिक होने का मतलब है स्मॉल गोल्स बनाने। स्टार्टिंग में अपने गोल्स को छोटे रखिए, जैसे जैसे चीजें आप में बेहतर होती जाती हैं वैसे वैसे गोल्स को आप बड़ा कर सकते हैं। तो रियलिस्टिक होना है फॉलो करने के लिए। और दूसरी चीज, अपना टाइम पीरियड को ऐसे डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पर ओवरऑल पूरा खेल टाइम पीरियड का होता है सिलेबस में, टाइम टेबल में, कि जब आप टाइम टेबल सेट करते हैं तो टाइम टेबल में मोस्टली क्या होता है, एक गोल बड़ा गोल होगा। बड़ा गोल क्या होगा, मैंने मान लिया 1 ईयर का है, अब उसको फिर मैंने यहाँ पे ईयर वाइज, फिर ईयर को फिर मंथली कर दिया। ईयर में देखा कि भाई ईयर को हमने मंथ वाइज कर दिया, 12 महीने हैं, 12 महीने में फिर हमने इसको हर एक मंथ के हिसाब से फिर उसको देखा कि हर मंथ में कितने हैं, आपको 4 वीक हो जाएंगे, ठीक है। और हर एक वीक में मेरे पास 7 दिन है, और उसको भी मैंने यहाँ पर चलिए आपको घंटे वाइज डिवाइड कर दिया। वहाँ पर हर एक दिन और डे वाइज यहाँ पर देखा, 1 दिन और 1 दिन में यहाँ पे 24 घंटे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 साल से 24 घंटे के गोल पे आ गए। तो जब आप अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे तो टाइम टेबल को सेट ऐसे ही करेंगे कि 1 साल का पूरा गोल बनाइए, उस 1 साल को फिर यहाँ पर हर मंथ के लिहाज से डिवाइड करिए कि मुझे इस मंथ क्या खत्म करना है, इस मंथ क्या करना है, इस मंथ क्या करना है, इस मंथ क्या करना है। फिर उस मंथ में जाइए और उस मंथ को फिर वीक वाइज डिवाइड करिए, और उस वीक वाइज को फिर यहाँ पर आपको देखिए कि मुझे पर डे क्या खत्म करना है। अगर आपने सेट को बजाय इस पर फोकस करने के ईयरली आप इसे यहाँ पर फोकस करेंगे आवरली या डे वाइज, तो वो टाइम टेबल आपको फॉलोमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्योंकि हमेशा दिमाग जो होता है ना कि अगर कोई चीज़ अचीव हो जाती है, हम कोई चीज़ गेट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, हमें लगता है कि हमने इसे सक्सेसफुली कर लिया है, और हमें अगली चीज़ यहाँ पर गेट होता है, अगला टारगेट हमें दे दिया जाए, अब इसे करके देना है। तो यहाँ पर आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये दोनों चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, टाइम आपको रेगुलर फॉलोमेंट करने के लिए अपने आप को थकाना नहीं है, थका नहीं सकते खुद को, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 साल हमें काम करना है, और 1 साल अगर काम करना है तो थक नहीं सकते। उसके लिए क्या करना है, अपने आप को रिचार्ज करने का भी टाइम इस टाइम टेबल में डालना है।
रिचार्ज होने के लिए मतलब ब्रेक का टाइम होना चाहिए, ब्रेक डे के बीच में भी होना चाहिए, वीकली भी होना चाहिए। और इससे क्या होता है, आप हर वीक के लिए नए तरीके से तैयार हो पाएंगे और पर डे का काम भी आसानी से कर पाएंगे। तो ये है सबसे पहली चीज़ है, सबको नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, इसी हिसाब से अपने टाइम टेबल बनाए। तो पहला यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया रेगुलर फॉलो कैसे करें हम अपना टाइम टेबल। दूसरी यहाँ पर जो बात आएगी कि देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज आप अनुशासित हो जाते हैं, जो कि हमारे सक्सेसफुल होने का पहला स्टेप होता है, अनुशासन। एक आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट के लिए आरओ या समीक्षा अधिकारी, जो भी अधिकारी अपने लाइफ में आप बनने जा रहे हो, सबसे पहले आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की लाइफ में डिसिप्लिन होना सबसे ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन है तो ये आपको फ्यूचर की ओर हमेशा आगे ले जाए, क्योंकि आपको वो हमेशा एक नियम कायदे कानून एक बेहतर स्थितियों में लेकर आगे बढ़ने का काम करता है। तो टाइम टेबल क्या होता है, वो आपको एक तरीके से रहना सिखाता है, एक टाइम टेबल आपको फिक्स कर देता है। उठना, सोना, खाना पीना, पढ़ना, घूमना फिरना, हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपका टाइम है। तो आप क्या हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे कि मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे सोऊंगा, मैं इतने बजे ये वाला काम करूंगा, इतने बजे ये काम करूंगा। उससे आपकी पूरी दिनचर्या एक डिसिप्लिन आप सेट हो जाते हो। तो ये जो है बेनिफिट, जो सबसे पहला काम है, जो कभी भी कुछ भी हो रहा होता है आपकी लाइफ में, आप अनकंट्रोल चीज़ें हो रही होती हैं, आपका अपनी लाइफ पे काफ़ी कुछ हद तक यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा कि मुझे कब क्या करना है। तो डिसिप्लिन आप होंगे। दूसरी चीज यहां पे देखिए, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, टाइम टेबल के माध्यम से आप लगातार मूल्यांकन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपका पूरा टाइम टेबल सेट है, पूरे एक साल का टाइम टेबल सेट है, मंथली वाइज फिक्स है, वीकली वाइज फिक्स है और साथ ही साथ डे वाइज भी फिक्स है। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर कोई स्थिति सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो वहां एक साल बाद गलती पता नहीं चलेगी। आपको पता कैसे चल जाएगी, आपको एक वीक में ही पता चल जाएगी। वीकली आप मूल्यांकन कर सकेंगे, क्योंकि आपके एक वीक का टारगेट है, एक वीक में आप सही जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, टाइम टेबल जो बनाया था वो फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और अगर नहीं हो पा रहा है, देखिए बहुत बार गलतियां हो जाती हैं टाइम टेबल सेट करने में, कुछ नहीं करना है, वापस से जा करके रिवाइज कर देना है, अगले ही हफ्ते रिवाइज कर देना है, उसको रीसेट मार देना है अपने पूरे टाइम टेबल को, जो फॉलो हो पा रहा है उसे करना है। तो यहाँ पे क्या है, आप लगातार अपनी दिशा को भ्रमित नहीं हो सकते हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इसका आप उचित तरीके से स्वयं मूल्यांकन करने में सक्षम रहेंगे। नोट करते चलिए, ये सब पॉइंट आपके बेनिफिट्स होने वाले, इन सब का आपको फायदा मिलेगा। तीसरी चीज देखो, तीसरा फायदा होता है आपके प्रबंधन क्षमता आपकी बेहतर हो जाती है, मैनेजमेंट स्किल आपकी अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर चीज आपको करनी है। अब यहां पर क्या होगा, आप खुद ही प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है, आप प्लान बनाते हो, उसको फिर आप लागू करते हो, आपने बनाया है, आप ही को लागू करना है, ठीक है। इसके बाद आप देखा जाए तो आपको देखा इसमें जो भी समस्या आती है वो भी आपको पता चलती है, और उस समस्या का क्या समाधान है आपको ही पता है, क्योंकि आपको जो समस्याएं आ रही हैं किस कारण से आ रही है वो पता है, तो उस कारण को कैसे दूर करना है ये भी आपको पता हो जाएगा। तो प्रबंधन में क्या होता है, धीरे धीरे आप क्या किस तरीके से एक जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो कैसी डेवलप होने लगती है, यहाँ पे एक बेहतर मैनेजमेंट, एक मैनेजर के तौर पर, ठीक है, आप लाइफ को, स्टडी को, समस्याओं को आप उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक बेहतर यहाँ पर मैनेजमेंट लेवल पर काम करना, आपका बॉडी माइंड सारा शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप रचनात्मक हो जाते हैं, रचनात्मक तथा क्रिएटिव हो जाते हैं। आप अपने काम को किस तरीके से आसान बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों को करने से यहाँ पे चीज़ें मेरे लिए आसान हुई, या मुझे याद आ गया, या मुझे चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो गई। क्योंकि आप जब लगातार कोई गोल अचीव करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव हो जाओगे। एक्टिव हो जाओगे कि मुझे ये काम कैसे कम टाइम में कर लेना है, कैसे मेरे लिए आसान रहा, कैसे रिवीजन करना मेरे लिए आसान रहा, कौन से की पॉइंट यहाँ पर याद रखा है। तो क्या होता है, आपका माइंड चलने लगता है, आप क्रिएटिव होने लगते हो और आपका काम यहाँ पर पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, विभिन्न विषयों के साथ सामंजस्य बनाना शुरू कर दें। जैसे होता नहीं क्या, हम लाइफ में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं तो हम झल्ला जाते हैं, हम यहाँ परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम टेबल जो होता है आपको अलग अलग चीज़ों के साथ सामंजस्य करना यहाँ पर बिठा देता है। जैसे कि आपके पास 4 जीएस के पेपर हो गए हैं, 6 जीएस का पेपर हो गया, ठीक है। अब 6 जीएस के पेपर को वहाँ पर आप स्टडी करने जा रहे हो, तो वहाँ पर उतने सारे विषय आ गए, उनका इंटरकनेक्शन कैसे बैठ रहा है, ठीक है, उनका किसका किस सब्जेक्ट में क्या रोल आ रहा है, किसको कब पढ़ना चाहिए, कितनी देर में कौन फिनिश करना है। तो क्या है, आप आसानी से इसको भी अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, इंटरकनेक्टेड स्टडी समझ जाते हैं, किसका किससे क्या संबंध है, किससे किसको क्या लाभ होगा ये समझ जाते हैं। और ये सब चीज़ें आपको बना देगा, आपका जो टाइम टेबल है वो आपको एक बेहतर प्रबंधनकर्ता बना देता है।
जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसकी ना सिर्फ यहाँ पर स्टडी लाइफ में बल्कि आपकी फ्यूचर में भी। और चौथा जो पॉइंट यहाँ पर है, देखिए अच्छी आदतें आपको धीरे धीरे देखा जाए तो आपकी आदतें, कई सारी ऐसी चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी जिससे ना सिर्फ आप बेनिफिट होंगे बल्कि आपके आसपास भी कहेंगे कि जो एक IAS, IPS, PCS अधिकारी है, वो अधिकारी बनने से पहले ही लोग आपको वहां पर देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये बच्चा जो है यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसी अच्छी आदतें जैसे कि आपका सारा काम ऑर्गेनाइज्ड है, आपका रूम ऑर्गेनाइज होगा, स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज होगी, पढ़ने का तरीका ऑर्गेनाइज होगा, पूरी दिनचर्या ऑर्गेनाइज होगी, कब क्या कहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब आपको पता होगा। इससे लोगों को आपके टाइम की वैल्यू पता होगी। आपको लोग यहाँ पर क्या होंगे, एक तरीके से रेस्पेक्ट की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं, ये इस टाइम ये करते हैं, ये इस टाइम यहाँ मिलेंगे, ये इस टाइम ये करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको लोग उसी तरीके से बिना कुछ कहे आपका रिस्पेक्ट यहाँ पर आपको देखेंगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखना शुरू कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड आपका काम हो जाता है, एक हर चीज़ें आप पंक्चुअल हो जाते हैं, हर चीज़ को टाइम से करना शुरू कर देते हैं। आप आज की चीज़ों को कल पे नहीं डालते हैं, जो एक हमेशा एक ह्यूमन नेचर होता है कि आज अरे कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों कर लेंगे, अरे यार संडे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो आदतें ना खत्म हो जाएंगी। टाइम टेबल जो होता है आपको पंक्चुअल बना देगा, नहीं ये चीज़ आज का है, इतने बजे मुझे करना था, मुझे आज ही का चाहिए। ना सिर्फ यहाँ पर ये देखा, तो दूसरी जो आदत आपकी विकसित हो जाती है, पंक्चुअलिटी आ जाती है, हर चीज़ को सही समय पे करने की आदतें। तीसरी जो बेनिफिट्स आपको डेवलप हो जाती हैं वो होते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अर्थात कोई काम बिना लक्ष्य के नहीं करोगे आप कोई भी काम करने जाओगे तो आपको पहले से देखिए यहाँ पे निर्धारित होगा कि मैं ये काम क्यों करूंगा, मुझे इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। आप हमेशा क्या होगे, पहले ही टारगेट देखोगे, उस टारगेट से फायदा है या नहीं है तभी करेंगे, नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाए, आपका जो बिहेवियर होगा वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, आप गोल ओरिएंटेड एक बिहेवियर के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में बदल जाएंगे। इसके साथ साथ कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, लगातार आप पहले से बेहतर होते हुए आपके अंदर देखेंगे, नॉलेज वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज भी, बिहेवियर वाइज भी। और इस तरीके से चीजें आपको साल भर में बदल जाएंगी। ना सिर्फ आपको खुद इसका रियलाइजेशन होगा बल्कि यहाँ पर दूसरे भी आपको यहाँ पर देखेंगे कि हाँ पहले और आज की स्थिति में आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके नॉलेज से आता है, आपकी पर्सनालिटी से आता है, आपके बिहेवियर से आता है, और वो हर चीज़ें आपको टाइम टेबल जो होता है वो आपको प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड वर्किंग में आपको देखा जाए काम आप शुरू कर देते हो, अर्थात कोई भी काम करने से पहले उसके सारी चीज़ें डेवलप कर लेते हो, क्या करना है, कब करना है, कितने बजे करना है, कितनी देर में करना है, कहाँ क्या टाइम देना है, कब नहीं देना है, इसको कैसे करना है, कैसे क्या चीज़ें इसमें शामिल नहीं करनी है, अर्थात हर चीज़ की पहले से प्लानिंग और उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। हाँ ये चीज़ मुझे ऐसे इस टाइम तक करनी है, ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। इसके साथ एट द लास्ट देखा जाए तो आप समय प्रबंधन आपका सबसे अमूल्य हो जाएगा। तो बेनिफिट्स देखे जाए एक नहीं है, आपको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ एक साल एक प्रॉपर वे में आप टाइम टेबल फॉलो कर लो, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके यहाँ पर पूरी कहते हैं बेनिफिट्स आपको देने वाला है। और ये तो हो गई दूसरे पहलू, दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, सब नोट कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट्स हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं। क्यों लागू करना है ये सब मैं आपके सामने लिख के रखा हूँ, इसीलिए ताकि यहाँ पर मेरे बोलने से आपको छूट न जाए, तो लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ पर इसे स्क्रीनशॉट ले करके फाइनली यहाँ पर अपना नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। और लास्ट क्या है, लास्ट देखा जाए कि सबसे ज़रूरी जो पहलू है कि टाइम टेबल जब बना रहे हैं तो क्या क्या रखें और उस टाइम टेबल में क्या चीज़ें शामिल ना करें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ें, हमेशा देखिए अपने टाइम को सही से मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग योर टाइम, अर्थात हर चीज़ के लिए आप टाइम को डिसाइड करें, ठीक है। मुझे सुबह उठना है, रात को सोना है, ये भी टाइम टेबल में शामिल होना चाहिए। आपको कब पढ़ना है, कब यहाँ पे आराम करना है, ये भी टाइम टेबल में होना है। कब खाने का टाइम है, कब यहाँ पर एक्सरसाइज का टाइम है, ये भी यहाँ पे होना चाहिए। टाइम टेबल का मतलब सिर्फ आपको पढ़ने से नहीं है, टाइम टेबल का मतलब है कि आप दिन भर में जो पूरे जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे को यहाँ पर आप कैसे मैनेज करते हैं। उसमें उठना, पढ़ना, सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज, घूमना, रिलैक्स का टाइम, ब्रेक, हर चीज़ है। तो सबसे पहले जो काम करना है आपने मैनेज करना था, 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, उसमें हर एक चीज़ लिखनी है। दूसरा यहाँ पर देखिए
पढ़ने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को अपने टाइम टेबल में डालिएगा। हमेशा स्टार्टिंग सिर्फ 1 या 2 रिसोर्सेज से करिए। एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए, उसको ही यहाँ पर मल्टीपल टाइम पढ़ने की कोशिश करिए। बहुत सारे रिसोर्सेज लेने से आपको एक भी चीज़ कहते हैं, एक ही सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा टाइम आप दे देते हो, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्स से आप पढ़ रहे हो। उसको पढ़ते पढ़ते होगा कि एक ही सब्जेक्ट में इतना टाइम दे दिया कि बाकी के लिए यहाँ पर सही समय के आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो एक सबसे अच्छी बुक जो है उसको लीजिए, जो आपको 70-80% चीज़ें कवर कर देती है, 90% चीज़ें कवर कर देती है। और 10-20% अगर कवर नहीं भी होता है तो वो करंट से कवर होगा, क्योंकि 10-20% 30% चीज़ें हमेशा करंट ओरिएंटेड रहती हैं। तो यहाँ पर बुक आपको ऐसी लीजिए जो सबसे अच्छी हो अपने, और 60 से 70% आपकी चीज़ों को कवर कर देती है, और बाकी 20-30% हम करंट से कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिसोर्स में बुक प्लस मैगजीन, एक कोई भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर अपने स्टडी को जो होता है टाइम टेबल में, हमेशा सिर्फ बैठ के आँखों से देख के पढ़ने वाला मत रखिए। हमेशा उसमें अलग अलग चीज़ें शामिल कर सकते हैं। उसमें ग्राफिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन करते चलिए, पॉइंट बनाते चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर अपने सेल्फ के नोट्स यहाँ पे बनाइए, मैप स्टडी करिए, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाइए, क्योंकि इससे आप माइंड, हैंड और आइज़ जो होती हैं इनका एक बेहतर कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। जो चीज़ें आप बना रहे हैं उससे यहाँ पर रिवीजन प्रोसेस बेहतर हो जाता है, और आपको की पॉइंट एग्जाम के लिए जो ज़रूरी पहलू हैं वो भी आपको बुक्स में होते हैं। बार बार उसी बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेन की पॉइंट, मेन एस्पेक्ट आपको मिल जाएंगे, जिसका रिवीजन के टाइम बहुत फ़ायदा रहता है। इसके साथ साथ रिवीजन टाइम मस्ट रहे। देखिए बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं रिवीजन टाइम टेबल में। हमेशा मैं ये कहूँगा कि अपना रिवीजन टाइम ज़रूर अपने टाइम टेबल में डालिए। वीकली डालते हैं या डेली डालते हैं, आप सुबह के, मैं कहता हूँ अगर टोटल अगर 10 घंटे का एक दिन का टाइम टेबल बनाते हैं, आप सुबह के 7 घंटे पढ़ने निकालिए और शाम को 3 घंटा उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन आप वीकली चाहे रख लीजिए, 5 दिन पढ़िए और लास्ट के 2 दिन आप रिवीजन डाल दीजिए। तो यहाँ पर रिवीजन का टाइम आप अपने टेबल पे छोड़ नहीं सकते हैं, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन का टाइम अपने टाइम टेबल में जरूर डालिए। इसके अलावा प्री और मेंस को अलग अलग लेकर चलने की भी जरूरत नहीं है। प्री और मेंस हमेशा साथ में लेकर चलिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग लेकर चलने की जरूरत नहीं कि पहले फैक्ट पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, फिर बाद में उसको डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, हमेशा प्री मेंस दोनों को साथ में लेकर चलिए। अपने टाइम टेबल में जो भी सब्जेक्ट को रख रहे हैं उसको दोनों के हिसाब से तैयार करते चलिए। जो सब्जेक्ट ओनली मेंस में आते हैं और जो सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस में आते हैं, उन दोनों के लिए एक एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे दिन में एक सब्जेक्ट इसका रखना है, दूसरा सब्जेक्ट इसका भी रखना है। इसके अलावा क्रिएटिव रहिए अपनी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर सिर्फ बैठ के सिर्फ ऐसे टाइम टेबल बना लिया है, उसको बैठ गए हैं 1 घंटा बस पेज पलट पलट के बस पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना, क्रिएटिव रहना, पेन पेपर कॉपी हाथ में रहनी चाहिए, और जो भी चीज़ें समझ में आती चल रही हैं समझिए, और पहले पढ़िए, उसके बाद उसे समझिए, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद अपने की पॉइंट्स यहाँ पर साथ साथ नोट करते चलिए, हाईलाइटेड करिए, कुछ भी करिए, सिनॉप्सिस, ग्राफ, कवर, मैप स्टडी, कुछ भी करो, लेकिन वहाँ पे एक्टिव रहना है, क्रिएटिव रहना है। वहाँ पे ऐसे आधे नींद में आ रही है और पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, या फिर 1 घंटा पढ़ भी लिया, टारगेट जो सेट किया उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो टाइम टेबल फिर किसी काम का नहीं। इसलिए खुद को यहाँ पर एक्टिव बना के रखना है। और इसके अलावा सबसे लास्ट जो है कि नोट्स जरूर बनाते चलिए। तो ये सारे कुछ यहाँ पर आपको देखिए, मेकिंग नोट्स बहुत जरूरी है। एट द लास्ट अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो, और नोट्स बनाते समय देखिए यहाँ पे 1-2 बार पढ़ने के बाद यहाँ पर जो मैंने कहा कि जैसे कि रिवीजन का जब टाइम आएगा, पहले आपने सुबह पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, फिर रिवीजन का टाइम जो खत्म हुआ वहाँ पे आपने नोट्स भी बना लिए। तो यहाँ पर क्या है, दिन भर का काम करने के बाद एक शॉर्ट की पॉइंट वाले नोट्स भी तैयार हो गए, आपके रिवीजन भी हो गया, और साथ ही साथ हमने पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। तो ये सारा काम हमें अपने टाइम टेबल में सब कुछ रखकर चलना है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको अपने टाइम टेबल में शामिल करना है। जो चीजें शामिल नहीं करनी है आपको अपने टाइम टेबल में, जैसे कि बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर। शुरू में बहुत ज्यादा हैवी वर्क नहीं रखना है, बहुत सारा बर्डन नहीं डाल लेना है, लाइक कि 24 घंटे हमने 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने का सेट कर दिया पहले ही दिन से, नहीं करना है, क्योंकि ये फेल होने के चांसेस को बढ़ा देता है। तो हमें यहाँ पर टू मच बर्डन या टू मच हैवी वर्क यहाँ पर पहले टाइम से ही सेट नहीं करना है, पहले दिन से नहीं करना है, पहले वीक से भी नहीं करना है, पहले महीने से भी नहीं करना है। यहाँ पर हम इसे स्लोली लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ साथ टू मच स्टडी मटेरियल, जैसा मैंने कहा था कि बहुत कुछ लेकर नहीं पढ़ने बैठ जाना है कि एक भी चीज़ का आप निचोड़ ना निकाल पाएँ, ठीक है।
एक भी चीज का आप निचोड़ ना निकाल पाए। तो यहाँ पर पता नहीं एक ही सब्जेक्ट की पता लगा आपने 5-6 बुक निकाल के रख ली और 5-6 बुक को तो पढ़ तो लिया सबको एक बार, लेकिन जब निचोड़ की बात आई कि रिजल्ट क्या निकला तो 5-6 में से किसी का कुछ आपको नहीं पता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वहां पर एक ही को पढ़िए, सबसे ऑथेंटिक को पढ़िए, उसके की पॉइंट्स नोट कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए जो भी है, क्योंकि वहां पर वो मोस्टली देखिए हर बुक में 60-70 यहां तक कि 80% चीजें कॉमन होती हैं। 10 से 20% चीजें आपको अलग मिलेंगी, लेकिन 80% आपको सक्सेसफुल होने के लिए काफी है। ठीक है, 80% चीजें, क्योंकि रिजल्ट आप देखो जो पास आउट भी हो रहे हैं तो उनका 55-60-50% रिजल्ट है। तो अगर आपको बुक 80% दे रही है ना, तो आप 80% लेकर चलो, 80% आपका वहां पे कवर हो जाता है। एक बुक पढ़िए, एक मैगजीन पढ़िए, बस, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सीसैट बहुत बच्चे असाइड कर देते हैं और सबसे लास्ट में प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, ये कमियां छोड़ दीजिए। सीसैट जिसकी अच्छी है ओके, लेकिन जिसकी अच्छी नहीं है वहां पे सीसैट को शुरू से ही प्राथमिकता दीजिए, शुरुआती टाइम से ही दीजिए। 3-4-5 महीने 6 महीने यहाँ पर आप लगातार इसको पढ़िए, वीक में यहाँ पर 1 या 2 दिन इसके लिए सेट कर दीजिए और इसको यहाँ पे कंटिन्यूटी यहाँ पर बनाए रखिए साल भर, ताकि यहाँ पर सीसैट जो एक बड़ा रोड़ा बाद में बन जाता है जिन लोगों के लिए, उनके लिए समस्या ना हो। अपने टाइम टेबल में सीसैट को साइड में नहीं रखना है या लास्ट के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ यहाँ पे टू मेनी सब्जेक्ट एट द टाइम, अर्थात कहने का मतलब है एक ही टाइम पर आप जब अपना टाइम टेबल बना रहे हो तो ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक मैंने 4 से 5 सब्जेक्ट रख लिए पढ़ने के लिए, नहीं। शुरू में मैं आपको कहूंगा सिर्फ आप 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, एक प्री का और एक मेंस का। ठीक है, प्री और मेंस का रखो, एक करंट का टॉपिक पढ़ने के लिए रख लो और उसके बाद शाम को एक रिवीजन का टाइम लो, जो सुबह से इन तीनों को पढ़ने के बाद शाम को इनका रिवीजन और नोट्स बना लो। इतना काम लेकर चलो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 2 सब्जेक्ट, एक प्री और मेंस जो दोनों में आता है, एक ओनली मेंस में जो आते हैं। करंट का एक टाइम 1 घंटे का रख लो, तो 3-3 घंटे जीएस का दे दिया, 1 घंटा करंट का दे दिया, 7 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद रिवीजन का टाइम आपने निकाल लिया। शुरू में 3-3 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2-2 घंटे रखो। ठीक है, 2 घंटा जीएस प्री का दे दिया, 2 घंटा जीएस मेंस का दे दिया, 1 घंटा करंट पढ़ लिया, 5 घंटे हो गए। शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे रिवीजन का निकाल लो, 5-6-7-8 घंटे शुरू का जितना बन रहा हो आपको उतना निकाल के पढ़ना शुरू करो। और फिर जैसे जैसे आपकी हैबिट बन जाए तो इस 8 घंटे को 10 घंटे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिवीजन जो सबसे जरूरी, जो मैं पहलू लगातार कह रहा हूं कि रिवीजन लैक नहीं करना, मैंने कई जगह रिवीजन के बारे में चर्चा कर दी है, क्योंकि रिवीजन ही आपको कुछ भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, चीज़ों को यहाँ पर फाइनली आपने सब कुछ कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया है तो वहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं रहेगी, कोई चीज़ दिमाग में नहीं रहेगी, कोई चीज़ मेमोराइज नहीं रहेगी। और बिना मेमोरी के आप अगर कंप्यूटर होता ना जिसमें चिप नहीं हो, जिसमें आपका डेटा ही नहीं है, तो उस कंप्यूटर का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप खाली दिमाग लेकर एग्जाम में चले जाओगे तो वहाँ पर होना जाना कुछ नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर अटेम्प्ट करके आओगे, या तो गलत होगा या छोड़ के आओगे। तो इसलिए हमेशा मेमोराइज करिए, अपनी चिप को यहाँ पर डेटा फीड करिए, ताकि वहाँ पर जब से काम लेने का टाइम आए तो यहाँ पर वो डेटा फटाफट आपको निकाल के देता रहे। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टाइम टेबल क्यों, कैसे, कितना ज़रूरी पहलू है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा कि टाइम टेबल आपका होगा कैसा। ठीक है, इसको लेकर बनाएंगे एक प्रॉपर, एक मैं आपको डेमो दूंगा एक टाइम टेबल सेट करने के संदर्भ में। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रॉपर यहाँ पे डेमो आपको टाइम टेबल दूंगा, जिसको वो टाइम टेबल पसंद आता है वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, बाकी आप थोड़े बहुत चाहें तो वहाँ पर अपने अपने हिसाब से चेंजेस भी उसमें कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैंने ये बताया, ये हर एक व्यक्ति यहाँ पर इसे फॉलो करेगा, और जब आप अपने से अगर टाइम टेबल बना रहे हैं तो इन बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।